तो आइए जेमिनी ज्योतिष पे और चर्चा करते हैं। आज हम जेमिनी ज्योतिष में एक बहुत ही जरूरी चीज को समझेंगे। मुझे लगता है कि ये जेमिनी ऋषि का बहुत ही बड़ा जो है कि रेवलेशन बोली, उपहार, ज्योतिष जगत को जेमिनी ऋषि का बहुत ही बड़ा उपकार है, उपहार है, सॉरी। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल ज्योतिष में पहले देखने को नहीं आया जो कि ये प्रिंसिपल। इसको कहते हैं अर्गला। अर्गला मतलब क्या? देवी कवच में हमको सुनने में आता है कवच कीलक अर्गला। अर्गला को वैसे जो डेफिनेशन है अर्गला की, ये समझिए कि पुराने समय में दरवाजा होता था ऐसे दो पल्ले का। सो इस दरवाजे को बंद करने के लिए इसके बीच में ऐसे करके एक लकड़ी सी लगाई जाती थी। इसको अर्गला कहते थे, है ना। तो ज्यादातर आप जेमिनी ज्योतिष में अर्गला के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सबने अर्गला को ऐसे ही बताया है। लेकिन मुझे थोड़ी अलग समझ अर्गला को लेकर के ये है कि जैसे देवी दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे तो उसमें आपको कवच कीलक अर्गला मिलेगा। उसमें आप अर्गला को देखेंगे तो अर्गला में बार बार एक चीज आती है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बार बार अर्गला में ये चीज आती है। देवी से रूप, जय, यश इत्यादि को मांगा जा रहा है। देवी वो देती भी है, और आश्चर्यजनक रूप से अर्गला जेमिनी ज्योतिष में ऐसे ही काम करता है। अर्गला का ज्यादातर इस्तेमाल राजयोग में है। आप जेमिनी ज्योतिष में देखेंगे राजयोग में अर्गला का बार बार इस्तेमाल होगा। खास करके आरूढ़ से बनने वाले राजयोगों में अर्गला का बार बार इस्तेमाल होगा। आमतौर पर ऐसा भी समझा जाता है क्योंकि जैसा मैंने बताया, अर्गला वो सांकल है जो दरवाजे को बंद की रखती है। एक प्रकार से ऐसे भी लिया जाता है कि जिस ग्रह को, जिस भाव को, भाव मतलब जेमिनी ज्योतिष में आरूढ़, जिस आरूढ़ को अर्गला होगी उसका फल तो जरूर ही होगा। इसका क्या मतलब है, दूसरा कोई फल नहीं होगा क्या? ऐसी बात तो नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है ये कोई बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन नहीं है। राजयोग का जो डेफिनेशन है वही अच्छा डेफिनेशन है। आप जैसा कि देखेंगे कि आरूढ़ लग्न पे अर्गला होने से राजयोग होता है, अर्गला ना होने से राजयोग नहीं होता। इसको हम थोड़ा सा और विस्तार में समझेंगे। पहले अभी अर्गला समझ लेते हैं। तो जैमिनी ज्योतिष में जैमिनी ऋषि के द्वारा कहा हुआ अर्गला को लेकर के कुछ सूत्र आते हैं। क्या सूत्र आते हैं? पहला सूत्र आता है दार भाग्य शूलस्था अर्गला। दार भाग्य शूलस, शूलस्था, शूलस्था अर्गला निदद्यातु। ये पहले श्लोक आता है। इसमें दार जो शब्द है, देखिए कटपयादि के हिसाब से हर एक शब्द की वैल्यू लेनी होती है। तो दार का मतलब हुआ चौथा भाव, भाग्य का मतलब हुआ दूसरा भाव, शूल का मतलब हुआ 11वां भाव, है ना। तो चौथे, दूसरे और 11वें भाव से स्था अर्गला, अर्गला होती है। निदध्यातु में, यहां निदध्यातु का कुछ लोग मतलब में दृष्टि भी लेते हैं। तो यहां पर मुख्य एक बात हो गई, यूं समझिए कि किसी भी भाव से, इजी करने के लिए भाव समझ लेते हैं, वैसे आरूढ़ पे अप्लाई होता है। तो किसी भी भाव या आरूढ़ से चौथे, दूसरे या 11वें भाव में जो ग्रह होते हैं वो अर्गला देते हैं। ये एक समझ हो गई। इसमें निदध्यातु का मतलब देते हैं होता है, ऐसा भी लिया जा सकता है, और निदध्यातु का मतलब दृष्टि भी लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह होगी कि भाव या आरूढ़ को जो ग्रह दृष्टि करता हो, उस दृष्टि करने वाले ग्रह से अगर चौथे, दूसरे, 11वें भाव में कोई ग्रह हो तो वो बैठ करके अर्गला देता है। ये एक नियम हो गया। ठीक बात। इन नियमों को हम समझेंगे, पहले मूल बात समझ लेते हैं। दूसरी बात है कामस,
कामस्थातु भूयसा पापा नाम, है ना, श्लोक नहीं लिख रहा हूं, बस आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ? कामस्था तु भूयसा पापा नाम। यहां पर कामस्था, काम का मतलब होता है तीसरा भाव, तो थर्ड हाउस। भूयसा मतलब एक से अधिक, है ना, एक से अधिक। पापा नाम मतलब पाप ग्रह। तो तीसरे भाव में एक से अधिक या बहुत, भूयसा का मतलब हुआ तीसरे भाव में एक से अधिक या बहुत पाप ग्रह हो तो भी अर्गला बनती है। अब यहां पर पाप ग्रह में सूर्य को लेंगे, क्षीण चंद्र को लेंगे, कमजोर चंद्र को लेंगे, मंगल को लेंगे, पाप ग्रह के साथ बैठे हुए बुध को लेंगे, क्योंकि जैमिनी ने कुछ पाप ग्रह अलग से बताए नहीं है। शनि को लेंगे, राहु को लेंगे, अत्र शुभ केतु कह के, केतु को तो शुभ कह ही दिया है, गुलीग मांदी को भी ले लेंगे। गुलीग मांदी का भी जैमिनी ज्योतिष में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये 7 ग्रह में से 3 या 3 से 2, 2 या 2 से अधिक बहुत मात्रा में अगर पाप ग्रह तृतीय भाव में हो तो दूसरे प्रकार की अर्गला बनती है। आगे क्या बोला? आगे बोला रिफ नीच कामस्था विरोधिनः। तो रिफ नीच कामस्था, रिफ का मतलब होता है 10, 10वां भाव। नीच का मतलब होता है 12वां भाव। और कामस्था में काम का मतलब होता है तीसरा भाव। पहले भी हमने पढ़ा था कामस्था को लेकर के, राइट, दूसरे श्लोक में। कामस्थास्तु भूयसा पापा नाम, राइट। तो काम का मतलब तीसरा हुआ। विरोधिना, विरोधिना मतलब विरोध करता है। किसका विरोध करता है? पहले वाले का विरोध करता है। तो पहले क्या समझा हमने? चौथे का विरोध। पहले बोला चौथा पहले, यहां बोला 10वां पहले, है ना। तो चौथे का विरोध 10वां करता है। फिर बोला दूसरा और 12वां, राइट, तो दूसरे का विरोध 12वां करता है। फिर बोला 11 और तीसरा, राइट, तो 11वें का विरोध तीसरा विरोध करता है। तो चौथे अर्गला का 10वां भाव विरोध करता है, दूसरे भाव की अर्गला का 12वां भाव विरोध करता है, और 11वें भाव की अर्गला का तीसरा भाव विरोध करता है। हम पहले वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो कारक को लेकर के किया था, इसके पहले इसलिए हमने कारक वाली वीडियो की थी क्योंकि वहां पर हमने स्ट्रेंथ ऑफ राशि देखी थी। और स्ट्रेंथ ऑफ राशि में जब हमने राशियों के बल देखे थे तो वहां पर हमने इस प्रकार के बल देखे जिसमें दो भावों के बीच में तुलना की जा रही हो, है ना, कि जिस भाव में ग्रह है वो ज्यादा बली है, कारक योग प्रथमो भानाम। अगर दोनों भाव में ग्रह है तो जिस भाव में ज्यादा बली ग्रह है वो ज्यादा बली हो गया, जिसमें ज्यादा संख्या का ग्रह है वो बली हो गया, जिसमें ज्यादा ग्रह है वो बली हो गया। ये हमने पहले देखा था। और वहां पर मैंने आपको ये कहा था कि जब कंपैरिजन की बात आएगी, जब तुलना करने की बात आएगी, तब इन सारे नियमों का क्रमवार तरीके से प्रयोग होगा। यहीं पर है वो तुलना करने की बात, है ना। यहाँ पर है कि हमको ये तुलना करनी है कि अर्गला देने वाला जिस राशि से अर्गला होती है वह राशि ज्यादा बलशाली है, या जिस राशि से अर्गला का विरोध होता है वह राशि ज्यादा बलशाली है। यहां पर ये वर्सेस वाली बात हो गई, यहां पर होती है ना। तो इसको समझते हैं। इसमें आगे क्या कहा है? ना न्यूना वी बलाश्च। ना न्यूना बी बलाश्च का क्या मतलब हुआ? ना न्यूना वी बलाश्च, ना न्यूना अगर कम हो, वी बलाश्च या बलहीन हो, बिना बल का हो, वी बला मतलब बलहीन हो। ना न्यूना वी बलाश्च नहीं होता अगर कम हो या वी बल हो। तो क्या कहा? यहां पर कहा पहले अर्गला और विरोध। अर्गला और विरोध अर्गला वाले भाव को बता दिया। और इसमें क्या कहा है कि एक अर्गला वाला भाव होता है, दूसरा विरोध अर्गला वाला भाव होता है। अगर विरोध अर्गला वाले भाव में न्यून मतलब कम ग्रह हो, या विबला मतलब कमजोर ग्रह हो, तो अर्गला का विरोध नहीं होता। या अगर अर्गला वाले भाव में कम ग्रह हो या कमजोर ग्रह हो तो क्या नहीं होता? अर्गला नहीं होती। इसको समझा जाए। ये जो है चौथा प्रिंसिपल हो गया। पहला प्रिंसिपल क्या हुआ? पहला प्रिंसिपल ये हुआ कि चौथे दूसरे 11वें में ग्रह रहने से अर्गला होती है। दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ? तीसरे में अधिक मात्रा में, एक से अधिक मात्रा में पाप ग्रह होने से अर्गला होती है। तीसरा प्रिंसिपल क्या हुआ कि 10वें 12वें तीसरे भाव में ग्रह रहने से अर्गला का विरोध होता है। चौथा प्रिंसिपल क्या हुआ? अगर कम मात्रा में ग्रह हो या कमजोर ग्रह हो तो अर्गला का विरोध नहीं होता। पांचवा यहां पर प्रिंसिपल आता है प्राग वस्त्र कोने। यहां प्राग का मतलब होता है पूर्व।
मतलब पूर्व में जैसा कहा गया स्त्री कोने, वैसा कोण में भी समझें। अब यहां पर बात गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। बात गड़बड़ ऐसे हो गई कि प्रागवत त्रिकोणे मतलब पूर्व में जैसा कहा वैसा त्रिकोण में भी समझे। पूर्व में क्या कहा? पूर्व में अर्गला और विरोध कही, अर्गला भाव कहा, अर्गला का विरोध भाव कहा, और पूर्व में यह भी कह दिया कि एक से अधिक पापग्रह हो तो विशेष प्रकार की अर्गला होती है। तो पूर्व में फिर क्या समझे? पूर्व के जैसा है त्रिकोण में समझे, पूर्व के जैसा त्रिकोण में क्या समझे? क्या ये समझें कि त्रिकोण में एक से अधिक पापग्रह होता है तो अर्गला होती है, या फिर कैसे समझे, क्या समझे? इसमें एक बात यह है कि अगर कोने लेंगे तो कोण केवल नवम भाव को भी कहा जाता है, त्रिकोणे लेंगे तो त्रिकोण केवल पंचम भाव को भी कहा जाता है, ये डेफिनेशन भी ली जा सकती है। या त्रिकोण नवम पंचम दोनों भाव को कहा जा सकता है, ये डेफिनेशन भी ले जा सकती है। जेमिनी ने इस पे कुछ कहा नहीं है, जेमिनी ने कह दिया होरादय सिद्धा। बाकी होरा के ऋषियों का मिश्रित मत है। तो यहां पर एक खास प्रकार का मत निकल करके आता है, खास प्रकार का मत निकल करके ये आता है प्रागवस्त्र कोने में। बात ये निकल करके आती है कि प्रागवत मतलब इसमें जस्ट पहले क्या कहा? जस्ट पहले ये कहा ना न्यूना वीबलाश्च, कम संख्या में या कमजोर ग्रह होने से अर्गला नहीं होती। इसमें उस सबसे लास्ट में सबसे अंत में क्या कहा? वीबलाश्च मतलब कमजोर होने से। तो जस्ट एग्जैक्ट पहले कह चुके हैं कमजोर होने से। तो अगर हम प्राग का मतलब पूर्व लें तो एकदम पूर्व में यह बात कही गई है कि कमजोर होने से त्रिकोणे। तो यहां पर एक ये निकल करके नियम आता है कि त्रिकोण में मतलब नवम या पंचम भाव में अगर कमजोर ग्रह ना हो, मतलब बलशाली ग्रह हो, किसी में भी या तो नवम में या पंचम में अगर बलशाली ग्रह हो तो वो ग्रह अर्गला देता है। पंचम में हो बलि ग्रह या नवम में हो बलि ग्रह तो वो अर्गला देता है। ये तो पहली बात निकल करके आ गई। दूसरा, कुछ को ये कहना है कि भाई पंचम और नवम भाव का वर्णन किया और पहले के प्रकार से कहा, तो ये समझिए कि पंचम भाव अर्गला देता है, नवम भाव विरोध करता है। लेकिन ज्यादातर जैमिनी ऋषि ने भावों को इकट्ठा जोड़ करके कहा नहीं है ना। जैसे त्रिकोणीय शब्द का जो इस्तेमाल है जो कि दो भावों को दर्शाता है, पंचम नवम दोनों को दर्शाता है। जनरली त्रिकोण में लग्न को नहीं लेते हैं, केंद्र में ही लेते हैं। लेकिन लग्न क्यों नहीं लिया जा सकता, ये भी डिबेटेबल पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन जनरली जैमिनी ऋषि ने भावों को जोड़ करके नहीं बोला है। पहले भी आपको याद होगा जब दार भाग सूल नित्यातु अर्गला शब्द कहा था, तो उसमें तीसरे 11वें सॉरी चौथे दूसरे और 11वें भाव को अलग अलग कहा था, है ना, एक साथ मिला करके नहीं कहा था। राइट। तो ये जो चीज है देखिए, साथ मिला करके जो दूसरे 11वें भाव को साथ मिला करके धन भावे भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा धन भाव है ऐसा करके नहीं कहा है ना। तो जनरली जैमिनी ऋषि ने जो है कि दो भावों को साथ इस्तेमाल करके नहीं कहा है, इसलिए ये दूसरे ओपिनियन को मैं मानता नहीं हूं खास। तीसरी बात ये हो गई, ये प्राग वस्त्र कोने में जो है ना कि पूर्व के अनुसार कोण में भी समझें। इससे एक ये बात हो गई कि क्योंकि पूर्व में ऐसा कंपैरिजन जैसी बात बता दी है, दो पाप ग्रहों की बात बता दी है, तो तीसरा ओपिनियन ये निकल करके आता है कि जो पहले का श्लोक था, है ना, कामस्तास्तु भूयसा पापा नाम, वो ये था कि अगर अधिक पाप ग्रह, अधिक मतलब एक से अधिक, अगर अधिक पाप ग्रह त्रिकोण में बैठे हो तो अर्गला बनाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्गला राजयोग में इस्तेमाल होता है, बाद में जाकर के जैमिनी ये भी कह देते हैं कि नवम भाव में गुलीक बैठा हो तो अर्गला बनाता है। तो तीसरा ओपिनियन मुझे मुफीद है, पहला ओपिनियन भी मुझे मुफीद है। इन दोनों ओपिनियन को लेकर के मैं चलता हूं। आगे क्या बात बोली? आगे बात कहती विपरीतम केतु, मतलब केतु के बारे में विपरीत समझे, या केतु विपरीत प्रकार से काम करता है ऐसा समझे। विपरीतम केतु, ये श्लोक कह दिया छठा। इसमें केतु को विपरीत क्या समझे? वैसे हम केतु को पाप ग्रह समझते हैं, विपरीत में केतु को शुभ ग्रह समझे। इस बात को सपोर्ट करने के लिए अत्र शुभ केतु बाद में भी ऋषि ने कहा, ये बात भी ठीक है। लेकिन विपरीतम केतु कहने का ये मतलब है कि बाकी ग्रह दूसरे भाव में अर्गला देते हैं, 12वें भाव में विरोध करते हैं, लेकिन केतु 12वें में अर्गला दे देगा, दूसरे में विरोध करेगा। बाकी ग्रह तीसरे भाव में अर्गला विरोध करते हैं, 11वें भाव में अर्गला देते हैं, तीसरे भाव में एक से अधिक पाप ग्रह तो अर्गला होते हैं। केतु क्या करेगा? तीसरे में अर्गला दे देगा, एकादश में विरोध करेगा। बाकी ग्रह क्या होता है? चौथे भाव में अर्गला देते हैं, 10वें में विरोध करते हैं, बट केतु उल्टा करेगा, 10वें में अर्गला देगा, चौथे में विरोध करेगा। तो ये केतु के बारे में उल्टी बात, विपरीत प्रकार से केतु को समझे, ये प्रिंसिपल निकल करके आया।
तो ये मूलभूत तौर पे जो है कि अर्गला का प्रिंसिपल हो गया है। और अर्गला के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अर्गला जो है जनरली मैंने जो देखा है जेमिनी में राजयोग में अर्गला इस्तेमाल होती है। ठीक है, आरूढ़ के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको हल्का सा मैं इसको अर्गला के बारे में समझा देता हूं। तो किसी भी भाव की जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं, जनरली आरूढ़ का विचार करेंगे। तो मानिए कि वो भाव जो है लग्न में आता है, तो दूसरे भाव में अर्गला हुई, 12वें भाव में विरोध हुआ, 11वें भाव में अर्गला हुई, तीसरे भाव में विरोध हुआ। लेकिन अगर इसमें एक से अधिक पाप ग्रह हुए तो विरोध ना होकर के यहां पर भी अर्गला ही हो गया। चौथे भाव में अर्गला हुई, 10वें भाव में अर्गला का विरोध हुआ। लेकिन विरोध वाले भावों में अगर केतु बैठा हुआ तो विरोध वाले भाव से अर्गला ही हो गई। पंचम नवम भाव में अगर एक से अधिक पाप ग्रह हो तो अर्गला हुई, या फिर अगर बलि ग्रह हो तो अर्गला हुई। ये बात हो गई। अब बात यह हुई कि अर्गला और विरोध अर्गला वाले भावों में अगर दोनों में अर्गला वाले ग्रह में भी, अर्गला भाव में भी ग्रह हो, देखिए ग्रह ही अर्गला बनाएगा, राइट? तो राइट, अर्गला वाले भाव में ग्रह हो तो अर्गला हो, विरोध अर्गला वाले भाव में भी ग्रह हो तो भी। अब अर्गला का विरोध भी हो गया, अब इसमें क्या करना है हमको, कैसे देखेंगे? तो श्लोक हुआ जी, कारक योग प्रथमो भानाम, जैसा पहले समझाया था, जिसमें कारक, कारक जो कौन ग्रह बन सकता है, सूर्य से शनि तक के ग्रह कारक बन सकते हैं, तो राहु केतु को नहीं लिया। तो मानिए कि एक तरफ से केतु अर्गला का विरोध कर रहा है और दूसरी तरफ से सूर्य अर्गला कर रहा है, तो क्योंकि सूर्य कारक बन सकता है और केतु कारक नहीं बन सकता, अतः अर्गला जीत गई। अगर दोनों जगह ग्रह हो तो साम्य भूयसा, जहां पर अधिक संख्या में ग्रह हो वो जीतेगा। वो अर्गला भाव हुआ या विरोध भाव हुआ वो हमको देखना पड़ेगा। अगर दोनों में समान मात्रा में ग्रह हो तो ततस्तुंग आदि, जहां पर ज्यादा उच्च आदि ग्रह हो अर्गला या विरोध भाव में, उसकी विजय होगी। और जैमिनी ज्योतिष में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खासियत यह है कि नियम एक के बाद एक अप्लाई करने हैं। तो अगर पहले नियम से उत्तर नहीं आया तभी दूसरे नियम पे जाना है, पहले नियम से उत्तर आ गया तो ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ ये स्ट्रेंथ या बल के कंसिडरेशन में ही लागू होती है। उसके बाद आगे बात हो गई निसर्गस्तुतः। अगर यहां तक भी बात ठीक है तो निसर्ग बल के हिसाब से, मतलब चर राशि में बैठा हुआ ग्रह कमजोर, स्थिर राशि में बैठा हुआ ग्रह चर से बलशाली, और दुष्भाव राशि में बैठा हुआ ग्रह सबसे बलशाली, इस हिसाब से बलशाली इत्यादि के हिसाब से देखें। आगे बात हो गई अगर बल में भी बराबर हो जाए, फिर तद भावे स्वामिन इत्थम भाव है। तो जिस हिसाब से बल राशि से देखा उसी प्रकार से राशिपति से भी देखें। अगर राशिपति से भी बल ना निकल करके आए तो अग्रयतो अत्र विशेषात, फिर जो ज्यादा 0 से 360 डिग्री में राशि चक्र में जो ज्यादा चल चुका हो उसके हिसाब से देखें। और बाद में अगर यहां पर से भी बराबर हो जाए तो प्रतिवेशिक पुरुष है, मतलब जिस राशि का स्वामी, पुरुष राशि का स्वामी स्त्री राशि में बैठा हो और स्त्री राशि का स्वामी अगर पुरुष राशि में बैठा हो तो वो राशि बली हो जाएगी। इस हिसाब से देखें। ये बल के जितने भी नियम हैं इसको मैं विस्तार से पिछली वीडियो में, चर कारक एनालिसिस वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां से ठीक से देख लेंगे। अगर इसमें कोई चिंता समस्या रह गई है इसको समझने में, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख देंगे कि बल ठीक से समझ में नहीं आया, तो आगे इस पे कोई वीडियो करेंगे तो उसको उसमें कवर कर लेंगे। आपको जो भी बात कहनी है, ये समझ में नहीं आया, ये ठीक से नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई लेजिटिमेट बात होगी तो उसका कमेंट में ही उत्तर कर दिया जाएगा, या कोई वीडियो बना करके उत्तर कर दिया जाएगा, है ना? पर्सनल कुंडली देखने इत्यादि का रिक्वेस्ट करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे जिसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लेजिटिमेट बात होगी उसका जवाब दिया भी जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस नियम को जो है कि क्लियर कर लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने से और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने से और अच्छा हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि अर्गला का जो मुख्य तौर पे जो इस्तेमाल है वो मुख्य तौर से अर्गला का इस्तेमाल जैमिनी ज्योतिष में राजयोग में ही देखा जाता है। राजयोग के अलावा और कहीं पर अर्गला का इस्तेमाल होता हो ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट? कुछ और जगहों पर भी इधर उधर भी इस्तेमाल है, बट मेन तौर पे आप इसको राजयोग ही समझिए। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए लग्न का स्वामी मंगल
अष्टम भाव में बैठा है तो आरूढ़ तृतीय भाव में आएगा। अब तृतीय भाव से देखना शुरू करेंगे। तृतीय भाव से द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव से द्वितीय भाव में तीन ग्रह हैं, तो यहां पर अर्गला हो गई। तृतीय भाव से तृतीय भाव में पंचम भाव में दो ग्रह बैठे हैं, शुक्र और राहु, लेकिन तृतीय भाव में एक से अधिक पाप ग्रह होने से ही अर्गला होती। यहां पर पाप ग्रह एक ही है, एक से अधिक नहीं है, तो अर्गला नहीं हुआ, विरोधी हो गया। तृतीय भाव से एकादश भाव जो कि लग्न है वो खाली है, तो कोई अर्गला नहीं हो पाई। तृतीय भाव से चतुर्थ भाव छठे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तृतीय भाव से दशम भाव द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वहां पर अर्गला और विरोध कुछ भी नहीं हुआ। तृतीय भाव से त्रिकोण को अगर देखा जाए, तो तृतीय भाव से त्रिकोण को देखेंगे तो तृतीय भाव से पंचम भाव मतलब सप्तम भाव में गुरु बैठा है, एक से अधिक पापी भी नहीं है, बलशाली भी नहीं है, तो वो बिरकला नहीं कर पाया। और तृतीय भाव से नवम भाव में एकादश भाव में चंद्रमा केतु और गुलीक बैठा है। गुलीक तो पाप ग्रह है, लेकिन चंद्रमा छीन चंद्रमा नहीं है, और केतु को शुभ ही माना, तो यहाँ पर विशेष अर्गला भी किसी प्रकार से नहीं हो पाई। तो अब यहां पर अगर आरूढ़ से जो कि तृतीय भाव में पड़ता है, अगर वहां से हम विचार करेंगे, तो द्वितीय भाव में तीन ग्रह होने से अर्गला हुई, लेकिन तृतीय भाव में दो ग्रह होने से विरोध हुआ। वैसे तो द्वितीय भाव के अर्गला का द्वादश भाव ही विरोध करता है, एकादश भाव के अर्गला का तृतीय भाव ही विरोध करता है, चौथे भाव की अर्गला का दसवां भाव ही विरोध करता है, पांचवें नवे भाव की अर्गला विशेष अर्गला होती है। विशेष अर्गला इसको इसलिए कहा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। राइट, तो वैसे तो इसी प्रकार से विरोध होता है। राइट, अदरवाइज अर्गला हटती नहीं है। लेकिन यहां पर हम ये लेकर के चलें कि जो आरूढ़ लग्न है, इसको एक भाव से अर्गला मिली जिसका कि कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन दूसरे भाव से केवल अर्गला नहीं मिली। इसमें देखिए, इसमें एक एक छोटा पॉइंट हम समझते हैं, अर्गला मिलेगी तभी उसका विरोध देखना जरूरी है। राइट, केवल विरोध देखना जरूरी नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि आरूढ़ को एक ही भाव से अर्गला मिली। अब एक भाव से अर्गला मिली, देखिए आरूढ़ को अर्गला मिलने से क्या होता है, राजयोग होता है। चार भाव से अर्गला मिल सकती थी, है ना, त्रिकोण से अर्गला मिलती, द्वितीय से, एकादश से, तृतीय से, या चतुर्थ से अर्गला मिलती है ना, तृतीय की अर्गला विशेष अर्गला हो गई। तो जो बेसिक अर्गलास जो है हमारे, ठीक है ना, बेसिक जो हमारी अर्गला है सारी, एक तो दूसरे, चौथे और 11वें भाव से अर्गला मिलती, पहला सेटअप था। तीसरे भाव की विशेष अर्गला मिलती, दूसरा सेटअप था। राइट, या पंचम नवम भाव की अर्गला मिलती, तीसरा सेटअप था। राइट, तो ये तीन प्रकार से अगर अर्गला मिलती और आरूढ़ पर अर्गला होने से राजयोग होता, तो उत्तमोत्तम कैटेगरी का, है ना, हाईएस्ट लेवल का राजयोग होता। दो से मिलता तो राज्य होता, यहां पर केवल एक से ही मिल पाया, है ना। देखिए, विरोध हमको तभी देखना है जब पहले तो अर्गला मिले, है ना, तो अर्गला नहीं मिल रही है तो हमको विरोध का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ही जगह से क्योंकि अर्गला मिली, तो ये राजयोग इसको होगा, लेकिन निम्न स्तर का होगा। देखिए, राजयोग होगा, ये नहीं है कि राजयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन निम्न स्तर का राजयोग होगा। तीनों प्रकार की अर्गला मिल जाती तो उच्चतम स्तर का राजयोग होता। इस प्रकार से जो है कि हम बात को समझेंगे। राइट, तो राज अर्गला के साथ सबसे पहले क्या है कि अर्गला राजयोग करती है। आरूढ़ पे अर्गला हो तो राजयोग होता है, सप्तम भाव के आरूढ़ पर अर्गला हो तो राजयोग होता है, इत्यादि, है ना। अर्गला होने से राजयोग होता है, ये एक बात हो। अब ये राजयोग दे कौन रहा है, कुंडली में हम आकर के देखेंगे तो ये राजयोग देने वाला जो है ये बुध, शनि और सूर्य है। तो कहने का ये आशय हुआ कि बुध, शनि और सूर्य की जब दशा होगी तब अर्गला है, तब राजयोग होगा। राइट, तो जैमिनी में देखिए, ग्रह की दशा जैमिनी में नहीं होती, ऐसी बात नहीं, ग्रह की दशा भी हो जाती है। लेकिन यहां पर बोलेंगे कि जब सिंह राशि की दशा होगी, है ना, जब बुध के जो है कि मिथुन राशि और कन्या राशि की दशा होगी, जब शनि के कुंभ और मकर राशि की दशा होगी, और ये सारे ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं, तो विशेष तौर पे जब कुंभ राशि की दशा होगी तब अर्गला का फल होगा, तब राजयोग का फल होगा, ऐसा मान करके चलेंगे। और इसके हिसाब से हम ये समझेंगे कि हाँ जी, इसके हिसाब से अर्गला का फल होगा, ये बात। इसमें भी बड़े विशेष तौर पे ये बात है कि केवल शुभ ग्रह के द्वारा अर्गला हो तो वो व्यक्ति को धनी बनाता है, केवल पाप ग्रह की अर्गला हो तो वो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, और शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह से अर्गला हो, मिश्र अर्गला हो, तो व्यक्ति को राजयोग देता है। यहाँ पर केवल पाप ही पाप ग्रह से अर्गला हो रही है ना, क्योंकि सूर्य भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, और बुध पाप के साथ बैठ करके पाप हो गया है। तो यहाँ पर ये राजयोग है, और निम्न कैटेगरी का राजयोग है, और केवल पाप ग्रह से आ रहा है। तो ये राजयोग जो है पराक्रम वाला राजयोग है। पराक्रम वाला राजयोग है कहने का क्या मतलब है, ये व्यक्ति राजकुल में उत्पन्न नहीं होगा,
सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन अपने पराक्रम से राजयोग को प्राप्त करेगा। मतलब ये राजयोग में पैदा नहीं हुआ है, बचपन में राजयोग नहीं आ रहा है, बाद में जाकर के राजयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि अर्गला का विचार किया जाता है। मूलभूत तौर पर अर्गला राजयोग ही करती है। जैमिनी ज्योतिष में आप पूरा देखेंगे तो अर्गला जनरली राजयोग ही करने के काम आती है, लेकिन एक प्रकार से अर्गला को सपोर्ट सिस्टम भी मान। तो कहने की ये बात हो गई। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि अर्गला सपोर्ट सिस्टम है। जैसे पिछली वीडियो में हम दार कारक समझ चुके कि दार कारक जो है जी विवाह को दर्शाता है, शादी को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है। अब दार कारक को जो जो ग्रह अर्गला दे रहे हैं, वो जो है कि विवाह में राजयोग, जीवन साथी को राजयोग इत्यादि देंगे। राजयोग माने कि शुभ फल। तो दार कारक को जो जो ग्रह अर्गला दे रहे हैं, वो जिस राशि में बैठ करके अर्गला दे रहे हैं, और उनकी जो राशि है उनकी दशा में विवाह होगा। उन ग्रह का जो जो कारकत्व है, उन कारकत्व से जुड़ी हुई चीजें वैवाहिक जीवन में, जीवन साथी के स्वभाव में बहुत बढ़िया होगी। इस प्रकार से फल निर्णय में अर्गला का इस्तेमाल किया जाए। और पूरे जैमिनी ज्योतिष में राजयोग में तो अर्गला का इस्तेमाल होता ही है, वो मैं आपको बात बता चुका हूं। तो उसमें अर्गला का इस्तेमाल करें। ये बात हो गई। इसमें केतु का उदाहरण थोड़ा सा हम समझ लेंगे। केतु किन किन भावों को अर्गला देता है अगर ऐसा देखा जाए, है ना। तो केतु द्वादश भाव में बैठे होने के कारण, क्योंकि केतु विपरीत है, तो वैसे द्वादश भाव तो विरोध है, लेकिन द्वादश भाव में बैठे होने के कारण केतु द्वितीय भाव को अर्गला देता है। दशम भाव वैसे तो विरोध है, लेकिन केतु के लिए उल्टा चलेगा, तो दशम भाव में बैठे होने के कारण केतु द्वितीय भाव को अर्गला देगा, है ना। और तीसरी बात क्या है कि वैसे तो तृतीय विरोध है, लेकिन केतु उल्टा चलने के कारण केतु जो है कि नवम भाव को अर्गला देगा। तो यहां पर केतु समझने से एक और बात समझने की, क्योंकि केतु में विपरीत अर्गला वाली बात कह दी है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि जब केतु की दशा आएगी, है ना। और जैमिनी ज्योतिष में भी ग्रह की दशा होती है ना। अगर कभी कोर्स में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, है ना। कभी होगा तो यूट्यूब वीडियो पे भी बना देंगे, जल्दी तो नहीं बनाएंगे, कभी बना देंगे। राइट। तो एक चीज हो गई, लेकिन दूसरा मानिए कि क्योंकि केतु कन्या में बैठा है, तो जो कन्या की दशा होगी और कन्या में केतु बैठा है, और वो विपरीत अर्गला जो है कि द्वादश भाव को, द्वितीय भाव को और दशम भाव को दे रहा है। तो जब कन्या राशि की दशा होगी, तो द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और नवम भाव में जिस भी प्रकार के योग बन रहे होंगे, उससे जुड़े हुए फल होंगे। जैमिनी ज्योतिष में ज्यादातर भाव को ऐसे नहीं देखते, जैसे कि नॉर्मल पराशरी ज्योतिष में सप्तम भाव से विवाह देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष में ऐसे सप्तम भाव से विवाह देखते हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होगा कि क्योंकि द्वितीय भाव आरूढ़ से द्वादश है, और द्वितीय भाव के फल को केतु दे रहा है कन्या में बैठ करके, तो कन्या राशि की दशा में खर्च होगा, है ना, क्योंकि आरूढ़ से द्वादश में खर्च होता है। आरूढ़ से दशम को भी अर्गला दे रहा है, आरूढ़ से दशम में तो खैर कोई विशेष योग नहीं बन पा रहा है। और आरूढ़ से सप्तम को भी अर्गला दे रहा है, लेकिन आरूढ़ से सप्तम में भी कोई विशेष योग नहीं बन पा रहा है। तो केवल आरूढ़ से द्वादश में, जो कि द्वितीय भाव है, जहां पर केतु विशेष अर्गला दे रहा है, वहां पर योग बन पा रहा है। जिसकी वजह से हमको ये कहना चाहिए कि कन्या राशि की दशा में इस व्यक्ति को धन का लाभ, धन का खर्च होगा, है ना। लेकिन क्योंकि केतु अर्गला दे रहा है और अर्गला बढ़िया होती है, राजयोग होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस धन के खर्च से व्यक्ति को अच्छा लाभ होगा। तो जमीन खरीदने में धन का खर्च हुआ, घर बनाने में धन का खर्च हुआ इत्यादि, अच्छे प्रकार से धन का खर्च होगा, यह समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारे नियम कवर करते हुए संक्षेप में अर्गला का नियम बता दिया है। इस अर्गला के नियम को ठीक से हम समझ लेंगे, आगे जब हम जेमिनी ज्योतिष में और पढ़ेंगे, आरूढ़ पढ़ेंगे तब, और जब हम राजयोग देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि अर्गला का बहुत ही ज्यादा जेमिनी ज्योतिष में इस्तेमाल होता है।